हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक कुछ मैथ से जुड़ा हुआ ऐसा एक पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें कोई भी प्रश्न हल करने में कहीं ना कहीं हमें काम आ ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो एक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक और तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, सिर्फ शून्य को छोड़कर एक प्राकृत संख्या कहलाती है। किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या यानी जो संख्या दी हुई रहती है उसमें से एक माइनस करना होता है। पूर्ववर्ती यानी उसके पहले की संख्या। किसी संख्या के परवर्ती यानी बाद। परवर्ती इसका मतलब हो गया बाद की संख्या। उस संख्या में दिए हुए संख्या में हम लोग एक को जो है कि जोड़ लेते हैं। तो पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या और परवर्ती यानी बाद की संख्या। तो पूर्ववर्ती के लिए एक माइनस कर देते हैं, उसमें 1 माइनस करते हैं और परवर्ती के लिए एक जोड़ देते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण इकाई है। चलिए लंबाई से जुड़ा हुआ है। लंबाई लेंथ का है तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसको आप ऐसे भी संक्षेप में याद रख सकते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। इसको आप लोग इस प्रकार भी याद कर सकते हैं और इससे आप सभी को याद कर लेंगे, चाहे वो मिलीग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर। इसको आप एक संगीत के रूप में भी बना करके आप आराम से इसे याद कर सकते हैं, मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मात्रा जो है इकाई, इसमें ग्राम यानी वेट के है, वजन से है। 10 मिलीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम। 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम। 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम। 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम। 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम और 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। सेम उसी तरह धारिता की मात्रा 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर यानी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीलीटर इज टू 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर इज टू 1 लीटर। 10 लीटर इज टू 1 डेका लीटर और 10 डेका लीटर इज टू 1 हेक्टोलीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। शून्य को योज तत्सम कहते हैं। शून्य को योज तत्सम कहते हैं क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ा जाता। योज तत्सम, योज में नहीं जोड़ना है, जोड़ने की बात हो रही। जब शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं करता है। अब सहचर नियम चलिए हम लोग देखते हैं। सहचर नियम जैसे आप लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उसी तरह से इसमें भी है। तो सहचर्य नियम, तीन संख्याएं ए बी सी के लिए सहचर्य नियम के अनुसार ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ जो है कि इसमें से जो एक को यहाँ ये यहाँ पर जो है कि बाहर था, यहाँ पर जो है कि सी को बाहर कर लिया, ए को फिर यहाँ अंदर किया गया। इससे कोई संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है, सेम रिजल्ट आता है। अब आगे देखते हैं क्रम विनिमय नियम। किन्हीं दो संख्याओं ए बी के लिए योग पर क्रम विनिमय नियम के अनुसार ए प्लस बी बराबर बी प्लस, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वितरण नियम है। किन्हीं तीन संख्याओं ए बी सी के लिए वितरण नियम के अनुसार ए इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा ए इंटू बी प्लस ए प्लस सी, क्योंकि यहाँ क्या ए को बी के साथ ए इंटू बी और बी ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यदि किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से घटाया जाए तो परिणाम शून्य मिलता है। यानी किसी संख्या को
सेम नंबर उसी संख्या से हम लोग अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट जो हमारा होता है वह जो है शून्य होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि शून्य को किसी पूर्ण संख्या से घटाया जाए, यदि शून्य को किसी पूर्ण संख्या से घटाया जाए तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ही दो पूर्ण संख्या ए बी, दो पूर्ण संख्या ए बी के लिए अंतर पर क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं होता है। जैसे a माइनस बी नॉट इक्वल टू a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस सी, b माइनस ए के। एक गुणात्मक तत्समक अवयव है, एक वन जो है गुणात्मक तत्समक अवयव है, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। किसी भी संख्या में जब हम एक से गुना करते हैं, एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या से गुना करने पर परिणाम शून्य होता है। शून्य को किसी भी संख्या से गुना करने पर परिणाम शून्य होता है। किसी संख्या में शून्य से भाग देना परिभाषित नहीं है। किसी संख्या में शून्य से भाग देना यानी हम लोग किसी संख्या को जीरो से भाग नहीं कर, क्योंकि यह अपरिभाषित है, इससे रिलेटेड कोई परिभाषा अभी तक तैयार नहीं किया गया है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये सब ऐसे तथ्य हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में या किसी भी क्लास के बच्चे को आप जो है शिक्षण करना है तो उसमें इसका प्रयोग प्रतिदिन होना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर की बात है। प्राकृत संख्या जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हो वह अभाज्य रूढ़ संख्या कहलाती है। वह प्राकृत संख्या जो एक स्वयं तथा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो वह यौगिक कंपाउंड नंबर की बात कही गई है, कहलाती है। एक ऐसी संख्या है जो न तो अभाज्य है और न ही यौगिक है। वन, एक जो है वन, वह ऐसा संख्या होता है जो न तो यौगिक है न ही वो अभाज्य है, न तो अभाज्य है और न ही यौगिक है। आगे देखते हैं। दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, क्योंकि एकमात्र सम संख्या कोई है और सम संख्या में अभाज्य संख्या तो दो ही हैं। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम भी संख्या होगी और वह दो से पूर्ण रूप से भाज्य है। वह दो से डिवाइड भी उसमें होगा, भाज्य होगा। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगा। यानी हम लोग कोई नंबर अगर दिया हुआ है और वह 3 से भाग लग जाता है, सारे अंक को अगर जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद जो हमें रिजल्ट आता है वो अगर 3 से भाग लगता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगा। यदि किसी संख्या की इकाई तथा दहाई स्थानों के अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से भाज्य होगा, विभाज्य होगा। और मतलब है कोई संख्या दिया हुआ है 1, 2, 3, इसके दो संख्या यानी इकाई दहाई वाला संख्या जो यह अगर 4 से डिवाइड होता है तो यह संख्या भाज्य है 4 से। यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। इकाई स्थान पर वह यूनिट प्लेस पर अगर 0 हो और जो है कि 5 हो तो वह 5 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से एक साथ विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से एक साथ विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। यदि किसी संख्या को सैकड़ा, दहाई तथा इकाई स्थान के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी यहाँ देखिए 4 से हमने देखा कि इकाई तथा दहाई, उसके बाद में देखा 2, 3 में जो संख्या जो 2 और 3 से दोनों विभाज्य होगा वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। और 8 में हमने देखा 8 से डिविजिबल का रूल, विभाज्यता के नियम के अनुसार इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों संख्या जो से विभाज्य होगा वही विभाज्य होगा। किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो वो 9 से विभाज्य है। यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 10 से
विभाज्य होगा, लेकिन इकाई स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग के अंतर 11 या 0 या 11 होगा तो वो संख्या 11 से भागा। कोई संख्या को अगर हमें 11 से भाग देना है, जानना है, तो सारे संख्याओं को 1 से लेकर इकाई प्लस से लेकर के और लास्ट तक हम लोग सम और विषम संख्या करके 1 2 करके अगर स्टार्ट करके जोड़ते हैं और फिर उसका डिफरेंस देखते हैं, अगर वो 0 आता है या 11 आता है या तो वह 11 से विभाज्य है। दो सम संख्या का योग एक हमेशा सम संख्या होती है। दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। यहाँ देखना है सम का भी योग जोड़ने से सम ही होगा और विषम को भी, यानी इवन नंबर को भी जोड़ने से इवन ही मिलेगा, बट दो विषम यानी ऑड नंबर को भी जोड़ने से सम मिलेगा। दो सम संख्याओं का अंतर एक सम संख्या होता है। डिफरेंस देखिए, दो सम संख्याओं का अंतर एक सम संख्या होगा, दो विषम संख्याओं का अंतर एक सम संख्या ही होगा। वैसी संख्या है जिनकी सार्वगुणनखंड एक हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं में से प्रत्येक से विभाज्य हो तो वह पहली संख्या दोनों सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल से विभाज्य होती है। यदि किन्हीं दो संख्याओं को एक संख्या विभाजित करती है तो वह संख्या उनके योग अथवा अंतर को भी विभाजित करेगी। नेक्स्ट, दो धनात्मक पूर्णांक यानी इंटीजर्स की बात है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स का योग सम अगर कितना एक धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों में वह बड़ी पूर्णांक होता है जिसका विशुद्ध मान बड़ा होता है। दो धनात्मक पूर्णांक में टू पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो गई है। इसमें क्या है, वही पूर्णांक बड़ा होता है जिसका विशुद्ध मान बड़ा होता है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों में वही पूर्णांक बड़ा होता है जिसका विशुद्ध मान छोटा होता है। नेक्स्ट, सभी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। बिल्कुल, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनसे धनात्मक संख्याएं बड़ी होती है, क्योंकि जीरो के बाद, जीरो से अगर पीछे हम लोग चलते हैं तो -1 -2 आता है, जबकि जीरो जो है कि धनात्मक संख्या होता है। वहाँ से जितने भी ये 1 2 3 4 होती है वो सारे संख्याएं धनात्मक होती है। तो ये सच है कि जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती है वो हमेशा धनात्मक से छोटी होती है, यानी धनात्मक संख्याएं हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। जीरो प्रत्येक धनात्मक संख्याओं से बड़ी होती है तथा प्रत्येक धनात्मक संख्या से छोटी होती है। जीरो धनात्मक से छोटी होती है लेकिन ऋणात्मक से बड़ी होती है। यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश से बड़ा हो तो वह भिन्न समुचित भिन्न कहलाता है। यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश से बड़ा हो तो समुचित भिन्न कहलाता है। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो तो वह विषम भिन्न कहलाता है। यदि दो या उससे अधिक भिन्नों का हर समान हो तो वह भिन्न समहर भिन्न कहलाता है। यहाँ देखना है, दो या उससे अधिक भिन्नों का हर यानी डिनोमिनेटर की बात हो रही है। नोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर, अंश हो गया नोमिनेटर और हर डिनोमिनेटर, तथा उसमें जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है। यदि समान राशियों में कोई राशि जोड़ी जाए तो यह राशियों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात योगफल समान होता है। जैसे a बराबर b और a+3 और b+3, इन दोनों में क्या क्या समान अंक, एक ही नंबर को जोड़ा गया, एक ही प्रकार का अंक को, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे, यदि किन्हीं दो समान राशियों में कोई समान राशि घटाई जाए तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे a बराबर b है, a में से 1 - 3 इक्वल टू b में 3, एक में से 3 को घटाएंगे, b में से 3 दोनों इक्वल होगा। जैसे एक समान संख्या किसी संख्या में जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
उसी तरह जब समान संख्या घटाते भी हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि किन्हीं दो समान राशियों में किसी एक राशि से गुणा किया जाए तो उन राशियों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात गुणनफल समान होता है। जैसे ए बराबर है बी के तो ए गुने एक के साथ 3 को गुना करते हैं, यानी 1 इंटू 3 इक्वल होगा बी इंटू 3 यानी 3a इक्वल टू 3b। यदि किन्हीं दो समान राशियों में किसी शून्येतर संख्या से भाग दिया जाए तो उन राशियों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात भागफल समान होता है। जैसे ए बराबर बी है तो a/5 और b/5। यहाँ डिवाइड एक ही अंक से हो रहा है दोनों में, तो किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा। किसी तल में स्थित बिंदुओं की संख्या अनंत होती है। तल में स्थित कोई लाइनिंग देते हैं, उसके अंतर नीचे तल में है जो बिंदु उसकी संख्या अनंत होती है। किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं में से एक और केवल एक तल गुजरता है। किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं में से एक और केवल एक तल गुजरता है। किसी दी गई एक बिंदु में अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। किसी दी गई एक बिंदु में अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से आप बहुत सारे रेखाओं को खींच सकते हैं। किन्हीं दी गई बिंदु में केवल एक ही रेखा गुजरती है। किन्हीं दो दी गई, यहाँ पर दी गई थी, यहाँ दो दी गई बिंदु के बीच केवल एक रेखा गुजरती है। कैसे? अगर एक बिंदु दे दिया जाएगा यहाँ, दोनों के बीच एक ही रेखा आएगी, यानी लाइन की बात हो रही है। एक सरल रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, क्योंकि सरल रेखा कहीं भी तक कितना भी उसको आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसलिए अनिश्चित कहा गया है। किसी बहुभुज की एक भुजा के दो अंत बिंदुओं के समान शीर्ष कहते हैं। किसी बहुभुज की दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु हो आसन भुजा कहलाती है, और बहुभुज के दो शीर्ष जो आसन शीर्ष न हो को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। प्रत्येक सरल रेखा एक वक्र रेखा कहलाती है। प्रत्येक सरल रेखा एक वक्र रेखा कहलाती है, तथा प्रत्येक वक्र रेखा एक सरल रेखा नहीं कही जा सकती। सरल रेखा को वक्र रेखा कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वक्र रेखा को सरल रेखा नहीं कह सकते। वक्र रेखा जिसकी दिशा परिवर्तन न हो सरल रेखा कहलाती है। वक्र रेखा जिसकी दिशा परिवर्तन न हो सरल रेखा कहलाती है। किसी वृत्त की अंततः त्रिज्याएं अनंत त्रिज्याएं होती है, यानी वृत्त में, सर्कल में जितना भी चाहे उतना आप त्रिज्या खींच सकते हैं। तो ये जो है त्रिज्या अनंत होती है, यानी सेंटर से स्टार्ट करके और लास्ट में मैच करना है। किसी वृत्त में केवल एक ही केंद्र होते हैं, यानी ये जो है इसका एक सेंटर ले हो गया। यहाँ से हम लोग कितना भी त्रिज्या को यानी आर रेडियस को निकाल सकते हैं, वो सेंटर हो गया केंद्र। वृत्त के सभी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होती है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी ये सर्कल है, सॉरी ये मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है। यहाँ से अगर हम लोग ये मैच कर देते सबसे बड़ी त्रिज्या है, यानी जीवा है। तो दोस्त ये कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। और ये लगभग सभी को ये कहीं ना कहीं जब भी आप मैथ बनाएंगे तो इसका प्रयोग होगा ही। चलिए आज के लिए जय हिंद।